नमस्कार। आज हमारा जो टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को समझने से पहले हमें इस टॉपिक से संबंधित जो शब्दावली है या टर्मिनोलॉजी है उसे समझना आवश्यक है। तो हम कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ शब्दावली दी गई है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला है आनुवंशिकता, इंग्लिश में इसे हेरिडिटी कहते हैं। अब आनुवंशिकता क्या है? लक्षणों का माता पिता से संतान में जाने की प्रवृत्ति को आनुवंशिकता कहते हैं। अर्थात जो लक्षण होते हैं जैसे कि त्वचा का रंग, बालों का रंग, लंबाई, हमारी आँखों का रंग, ये जो लक्षण है वो माता पिता से संतान में जाते हैं। तो इन लक्षणों का माता पिता से संतान में जाने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को ही हम आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। और ये जो लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, इन लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। दूसरा आता है आनुवंशिकी, इंग्लिश में इसे हम समझेंगे। और लैटिन भाषा में ये जो आनुवंशिकी है इसे हम जेनेटिक्स कहते हैं। इसका अर्थ होता है टू बिकम या टू ग्रो, यानी कि होना या वृद्धि। जेनेटिक्स का अर्थ होता है होना या वृद्धि। इसकी डेफिनेशन में हम देखेंगे कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों का माता पिता से संतान में जाने की प्रक्रिया तथा संतान एवं जनकों के मध्य विविधताओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ आई हैं कि लक्षणों का माता पिता से संतान में जाने की प्रक्रिया। तो लक्षणों का माता पिता से संतान में जाने की प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकी में एक तो आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, और जो दूसरी चीज़ है वो है संतान और जनक। जनक का मतलब होता है माता पिता। तो संतान और माता पिता के मध्य में जो विविधताएं होती है, जो वेरिएशंस होते हैं, जो नए लक्षण होते हैं, यानी जो अंतर होते हैं, उनकी भी स्टडी किसके अंतर्गत की जाती है? आनुवंशिकी या जेनेटिक्स। यानी जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक ऐसी शाखा है, एक ब्रांच है जिसके अंदर दो चीज़ों की स्टडी की जाती है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी यानी माता पिता से लक्षणों का संतान में जाना, प्लस स्टडी ऑफ वेरिएशंस यानी माता पिता और उससे होने वाली संतानों में क्या क्या अलग अलग लक्षण हैं, क्या क्या विविधताएं, इनकी स्टडी। तो ये दोनों प्रकार की स्टडी को मिलाकर हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमें जानना है कि विविधताएं यानी जो वेरिएशंस होती हैं ये कितने प्रकार की होती हैं। हमने देखा है कि अलग अलग तरह के, जैसे कि रंग है, त्वचा का रंग है तो किसी का कोई काला होता है, कोई गोरा होता है। आँखों का रंग, किसी की आँखें भूरी होती हैं, किसी की नीली काली होती हैं। लंबाई है, कोई लंबे होते हैं, कोई बौने होते हैं। तो ये विविधताएं होती हैं। तो ये जो विविधताएं या जो वेरिएशंस हैं ये दो प्रकार की होती हैं, आनुवंशिक विविधता। अब आनुवंशिक विविधता और दूसरा है वातावरणीय विविधता। अब यहाँ पर हमको इन दोनों को समझने की ज़रूरत है कि आनुवंशिक विविधता किसे कहते हैं और वातावरणीय विविधता किसे कहते हैं। तो आनुवंशिक विविधता वे विभिन्नताएं जो लैंगिक जनन या उत्परिवर्तन से उत्पन्न होती हैं तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अर्थात माता पिता से संतान में स्थानांतरित होती हैं, उन्हें हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं। यहाँ पर बच्चों आप जानते होंगे पहले ही कि जैसे लैंगिक जनन होता है तो उसमें जब युग्मकों का निर्माण होता है तो वहाँ अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन जो फर्स्ट होता है उसकी पैकिटीन अवस्था में जीन विनिमय यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। और इस क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस में आप जानते हैं कि यहाँ पर डीएनए के खंड हैं वो आपस में बदल जाते हैं, यानी जीन की स्थिति बदल जाती है। और हम जानते हैं कि जब जीन की या डीएनए खंड है वो बदल जाते हैं तो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर नए लक्षण उत्पन्न हुए यानी कि विविधता उत्पन्न हुई लैंगिक जनन के दौरान। दूसरी बात उत्परिवर्तन यानी अचानक कभी कभी नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं तो उसके कारण भी नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। तो दो तरह से विविधताएं उत्पन्न हो गई, लैंगिक जनन के कारण और उत्परिवर्तन के कारण। तो इन दोनों कारणों से जो नए लक्षण उत्पन्न होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गमन करते हैं, अर्थात माता पिता से संतान में जाते हैं। तो इस प्रकार की विविधताओं को हम आनुवंशिक विविधता कहते हैं।
दूसरा है वातावरणीय विविधताएं। ये ऐसी विविधताएं हैं जो वातावरण से प्राप्त होती है। इसके लिए हम कह सकते हैं कि जैसे कि कोई इंसान एक्सरसाइज करता है और मसल्स बनाता, अपने 6 पैक या 8 पैक्स बना लेता है, या फिर अच्छी डाइट लेते हैं तो जो डेवलपमेंट है अच्छा हो जाता है, शरीर मोटा हो जाता है, या हम कम खाना खाते हैं तो कोई इंसान पतला हो जाता है। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमारे रहने का तरीका क्या है, ये हमारी बॉडी पर इफ़ेक्ट करता है। एक्सीडेंट हो गया, किसी का हाथ कट गया या पैर कट गया तो एक नया लक्षण हो गया, किसी का पैर टूट गया या कट गया तो ये एक नया लक्षण या विकृति हो गई। इसी तरह से पेड़ हैं, उनमें भी वातावरण के कारण कुछ विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे कि किसी बीज को, एक ही तरह के बीज है लेकिन यदि अच्छी पोषक मृदा में उनको उगाया जाए तो एक बीज से बनने वाला जो पौधा है वो तो अच्छा होगा, घना होगा, और यदि उसी तरह के बीज को कमज़ोर मिट्टी में जिसमें पोषक पदार्थों की कमी है वहाँ पर डाला जाता है तो वो पौधा कमज़ोर उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब ये जो नए लक्षण होते हैं, मोटा होना, पतला होना, मसल्स का बनना, जैसे हमारे कान छिदाना, नाक छिदाना, ये सारे हमने वातावरण से ग्रहण किए, हमारे माँ बाप से नहीं आए ये लक्षण। तो ये जो लक्षण होते हैं ये कभी भी वंशानुगत नहीं होते, अर्थात ये माता पिता से संतान में नहीं जाते। या हम ये कह सकते हैं कि जिन्होंने ये एबिलिटी प्राप्त की है, अपनी मसल्स बनाई हैं, कान छिदवाए हैं या बाल कटवाए हैं, ये केवल उसके जीवित रहने तक रहते हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाते हैं, अर्थात ये वंशानुगत नहीं होते। तो ऐसी विभिन्नताएं जो वातावरण के कारण उत्पन्न होती है और वंशानुगत नहीं होती, माता पिता से संतान में नहीं जाती, उसे हम वातावरणीय विविधता कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण, इन्हें हम विशेषक या हम ट्रेट्स भी कहते हैं। ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में जाते हैं उनको हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। यहाँ पर कारक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार ये शब्द आएगा। आज हम जीन कहते हैं, मेंडल ने जब अपने प्रयोग किए थे तब इन जीन को, क्योंकि तब ये नाम दिया नहीं गया था, तब जीन को ही क्या कहा जाता था, कारक कहा जाता था। अब हमें जानना है कि जीन क्या है। हम जानते हैं कि जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। अब उस गुणसूत्र में जो डीएनए होता है, उस डीएनए के एक छोटे से खंड को जो एक लक्षण का निर्धारण कर सके उसे हम जीन कहते हैं। तो हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि जीन एक्चुअल में है क्या, डीएनए का एक छोटे से छोटा टुकड़ा जो कम से कम एक लक्षण को उत्पन्न करने की क्षमता रखता हो। और इस डीएनए के टुकड़े में कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, कई सौ से लेकर कई हजार तक न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं। युग्म विकल्पी, जिसे हम एलील कहते हैं, यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता है कि ये एलील क्या है, युग्म विकल्पी क्या है। तो मैं यहाँ समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी एक लक्षण एक जीन के द्वारा उत्पन्न होता है, एक लक्षण एक जीन के द्वारा उत्पन्न होता है। जैसे एक लक्षण हो गया लंबाई, और ये जो लंबाई है इसके लिए जीन है टी जीन। अब कोई भी एक जीन होता है, उसके दो स्वरूप होते हैं, दो रूप होते हैं, जिन्हें हम विपर्यासी लक्षण कह सकते हैं। जैसे ये टी जीन है तो इसके दो विपर्यासी रूप हैं, यानी विपरीत रूप हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इन दोनों रूपों में एक रूप प्रभावी होता है, जो कैपिटल टी है ये प्रभावी है क्योंकि F1PD में अपना प्रभाव दिखाता है, अपने आप को प्रदर्शित करता है। और स्मॉल टी है ये F1PD में अपने आप को, अपने प्रभाव को नहीं दिखा पाता, इसलिए इसे अप्रभावी कहते हैं। तो एक जीन के दो रूप हैं और ये दोनों रूप एक दूसरे के एलील कहलाते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं। कैपिटल टी का युग्म विकल्पी स्मॉल टी और स्मॉल टी का युग्म विकल्पी कैपिटल टी होता है। तो इस तरह से हमें ये याद रखना है कि एक ही जीन होता है और एक जीन के जो दोनों रूप होते हैं वो एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। ज़्यादातर ऐसा होता है कि दो विकल्पी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लक्षण ऐसे होते हैं जिनके दो से ज़्यादा
युग्म विकल्पी भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए ब्लड ग्रुप एक जीन होता है आई, उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। लेकिन ये आई जीन के 3 रूप पाए जाते हैं, IA, IB और I0, 3 युग्म विकल्पी हैं। तो इस प्रकार जब एक ही जीन के कई युग्म विकल्पी होते हैं तो फिर उसको मल्टीपल एलील कहते हैं, बहुविकल्पी या मल्टीपल एलील्स कहते हैं। इनके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण आगे हम पढ़ेंगे। मेंडल के जो प्रयोग हैं, वहाँ पर जब जनकों में यानी पेरेंट्स में आपस में क्रॉस करवाया जाता है तो जो प्रथम संतान होती है, प्रथम पीढ़ी F1 पीढ़ी, वहाँ पर एक लक्षण अपने को प्रदर्शित करता है और एक नहीं कर पाता। तो प्रभावी लक्षण, इन्हें हम डोमिनेंट कहते हैं कि F1 पीढ़ी में जो अपना प्रभाव दिखा पाता है उसे प्रभावी जीन कहते हैं, जैसे कि कैपिटल T। और F1 पीढ़ी में जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता उसे हम अप्रभावी जीन या रिसेसिव कहते हैं। जैसे कि कैपिटल T प्रभावी जीन है, ये लंबेपन का गुण है और पौधा हमें लंबा दिखाई देगा। उसी पीढ़ी में उस पौधे में उसका दूसरा युग्म विकल्पी स्मॉल t जीन भी है, लेकिन ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। किसके प्रभाव में? कैपिटल T के प्रभाव में ये दब जाता है और अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, इसलिए इसको अप्रभावी जीन कहते हैं। और ये बौनेपन के लक्षण के लिए उत्तरदायी है। लेकिन F1 पीढ़ी में दोनों जीन है, बौनेपन का भी और लंबेपन का, लेकिन पौधा कैसा होगा? लंबेपन का, यानी इसने अपने आप को प्रदर्शित किया है तो ये प्रभावी है और ये छिप जाता है, इसलिए इसको हम अप्रभावी जीन कहते हैं। यहाँ पर एक चीज़ याद रखने की बात है कि इतना तो हम जान गए, प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखा पाता है और अप्रभावी नहीं दिखा पाता। लेकिन F2 पीढ़ी में या अगली पीढ़ी में जब 2 अप्रभावी जीन एक साथ आ जाते हैं, स्मॉल t, तो वो प्रभावी हो जाता है। 2 अप्रभावी जीन एक साथ आ जाते हैं तो वो प्रभावी हो जाता है। अब हम मेंडल के संकरण के प्रयोगों के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो केवल मैं आपको बता देती हूँ, 3 प्रकार के प्रयोग किए थे उन्होंने। एकल संकर संकरण, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, द्विसंकर संकरण, डाईहाइब्रिड क्रॉस और बहुसंकर संकरण, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस। यानी उन्होंने जब प्रयोग किए तो एक बार में केवल एक ही लक्षण की वंशानुगति का अध्ययन किया, केवल एक लक्षण लिया, जैसे कि लंबाई का एक लक्षण, और उसके जो दोनों रूप हैं लंबापन और बौनापन, लक्षण यहाँ पर एक ही है लंबाई, और उसके दोनों रूपों में क्रॉस करवाया, कैपिटल T स्मॉल t इंटू, तो क्रॉस करवाया तो कैपिटल T और स्मॉल t F1 पीढ़ी में प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार के प्रयोग को हम एकल संकर संकरण कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, केवल एक लक्षण लिया हमने। मेंडल ने जो दूसरे प्रयोग किए वो द्विसंकर संकरण प्रयोग, डाईहाइब्रिड, डाई का मतलब है 2। जब एक साथ अपने प्रयोगों में 2 लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया तो उसे द्विसंकर संकरण कहा उन्होंने। यहाँ पर 2 लक्षण लिए। पहला लक्षण तो पौधे की लंबाई ले ली और उस पौधे में फूलों का रंग। अब तो 2 लक्षण हो गए, लंबाई और फूलों का रंग। जब इन दोनों लक्षणों की वंशानुगति का अध्ययन किया तो उसे कहा द्विसंकर संकरण। इसी तरह से उन्होंने जो तीसरे अपने प्रयोग किए वो बहुसंकर संकरण किए। तो जैसे शब्द से ही पता चलता है, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस, पॉली यानी बहु यानी 2 से ज़्यादा। जब 2 से ज़्यादा लक्षणों की वंशानुगति का एक साथ अध्ययन किया जाता है तो उसे बहुसंकर संकरण प्रयोग कहते हैं। आगे हम इन तीनों प्रयोगों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे।